गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए, आज मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण। ठीक है, तो यहाँ जो मेरी पहली हेडिंग है वो है अम्ल। ठीक है, यानी अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे एक लिटमस पेपर होता है, जब उस पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो जैसे कि अम्ल क्या, नींबू में भी अम्ल होता है, ठीक है, संतरे में भी अम्ल होता है। तो जब हम उनको उस नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो जो उस लिटमस पेपर का रंग होता है नीला, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो वह है अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल पहचानने का या अम्ल किसे कहते हैं, तो वह क्या, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण देखिए, मैंने जो आप लोगों को पता था वो नहीं लिखवाया, जैसे कि नींबू, संतरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखवाया है सिरका, ठीक है, कॉमा सिट्रस फल। ठीक है, सिट्रस एक फल होता है। उसके बाद टर्टरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसिटिक तथा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये जो ये है, ये यहाँ पे टर्टरिक अम्ल, और यहाँ से देखना ये जो टर्टरिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल तथा सिट्रिक अम्ल, ये इमली में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तीन किस में उपस्थित होते हैं, इमली में। पहला कौन है मेरा, टर्टरिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके बाद सिट्रिक अम्ल। ये जो हमारे हैं, ये हमारे इमली में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तीन ये किस में पाए जाते हैं, इमली में। ठीक है, तो ये थे इनके एग्जाम्पल। अब जो आप लोगों को पता थे, जैसे कि संतरा, नींबू और भी, ये मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने वो लिखा है जो शायद आप लोगों ने सुने ना हो, कम सुने हो। ठीक है, अब यहीं से देखो, ये क्वेश्चन हो गया कि इमली में कितने, तीन उपस्थित होते हैं। ठीक, कौन, टर्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उसके बाद सिट्रिक अम्ल, ये किस में, इमली में उपस्थित होते हैं, ये तीन। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, एक हमारे वो वैज्ञानिक थे, एक अरेनियम। ठीक है, उनका ये सिद्धांत है, यानी उनके अनुसार। ठीक है, अरेनियम के सिद्धांत के अनुसार, यानी उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था। जो वैज्ञानिक, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अरेनियम एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने देखिए क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, यानी एक हमारा जलीय विलयन मतलब एक जल का घोल होगा। ठीक है, और जलीय विलयन में वियोजित यानी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। वो भी हाइड्रोजन आयन कैसा, H धनायन, यानी H+, यानी ठीक, धनायन हाइड्रोजन देते हैं। कैसा हाइड्रोजन देते हैं, धनायन। यहाँ देखिए H पे ये प्लस लगा है। ठीक है, यानी वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, फिर देखिए H+ है, यानी हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते। यानी उन्होंने ये कहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन धनायन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन धनायन, यानी एक आयन में से जो वो अणु देते हैं, वो कैसा देते हैं, हाइड्रोजन धनायन, यानी H+ का देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ओनली H+ ही देते हैं, और कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। तो अतः स्पष्ट है कि यहाँ देखिए, अतः स्पष्ट है कि अम्ल हाइड्रोजन देते हैं ना। स्पष्ट है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। देखिए यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अहेरनियम सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बोला था कि वे पदार्थ जो भाई जलीय विलयन में वियोजित होकर, यानी जो जलीय विलयन होगा उसमें घुल जाएंगे, वियोजित होकर H धनायन देंगे। जो वो आयन देंगे वो कैसा देंगे, H धनायन देंगे। तो जब वो H देंगे तो भाई ये सीधा सा हमें पता चलता है कि जो सभी अम्ल हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। हाइड्रोजन तत्व देते हैं, नहीं देते हैं, देते हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो हमारे अम्ल होते हैं, जो प्राकृतिक अम्ल, यानी कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत,
तो जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ मैंने लिखा है, ये देखिए, एक तरफ मैंने लिखा प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ लिखा अम्ल, ठीक है। तो जैसे कि सिरका, तो ये जो सिरका होता है वो मेरा प्राकृतिक स्रोत है। देखिए सिरका कैसे प्राप्त होता है, हमें सिरका प्राप्त होता है, जो गन्ना होता है उसे जब हम कोल्हू में पेरते, जब उस गन्ने की जो रस निकलता है, उसकी जो मिठाई बनाई जाती है, जो उसी से जो वो ऊपर का निकाला जाता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, सिरका, ठीक है। और उससे एल्कोहल भी बनता है, और वो कहाँ से, यहीं से आता है। वो अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। जो अभी यहाँ है वो आप देखिए। तो ये सिरका मेरा एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। इसमें देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसीटिक अम्ल, ठीक है। सिरका मेरा प्राकृतिक स्रोत है, ये इसे हम नहीं बनाते हैं, वो हमें प्राकृतिक द्वारा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सिरका है वो मेरा प्राकृतिक स्रोत है, यानी कृत्रिम रूप से नहीं बनता है, वो प्राकृतिक है। कृत्रिम रूप वो होता है जो मानव खुद बनाए, ठीक है, यानी वो हमें प्राकृतिक बना के देती है, ठीक है। तो मेरा सिरका हो गया, इसमें कौन सा, एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखो नींबू और संतरा, नींबू और संतरा का वही पौधा होता है, वो भी एक प्राकृतिक रूप से है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इमली, इमली भी प्राकृतिक होती है, ठीक है। उसमें कौन सा, टर्टरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद टमाटर, टमाटर भी प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दही तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर हम दूध से दही बना दें तो आप लोग ये बताइए क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो वो एक प्राकृतिक हुआ, ठीक है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी हुई और प्राकृतिक, ठीक है। तो इसलिए जो ये रहा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जो दूध से दही बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है। जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, उसके कारण बनता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक हुआ यही समाप्त, ठीक है। कल आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ।